आगे शुरू कर रहे हैं अपन। अनुच्छेद 15(2), ये क्या है, समानता के अपवाद पढ़ रहे थे अपन। अनुच्छेद 15(2) में इसमें लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक स्थलों, राज्य पोषित या साधारण जनता के प्रयोग वाले कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों पर भेदभाव निषेध है। यानी इन चीज़ों के ऊपर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? दुकानें हो गई, होटलें हो गई, राज्य से वित्त पोषित, यानी जिनको राज्य से आर्थिक सहायता मिलती हो वह, और सार्वजनिक स्थल जैसे कि पार्क हैं, पार्क में जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते हो, लेकिन वहाँ पे जाके आप गलत हरकतें करते हैं तो आप लोगों को रोक सकते हैं। मनोरंजन जो स्थल होते हैं जैसे सिनेमा घर वगैरह होते हैं, वहाँ पे किसी को ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारा वंश कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे ये भी नहीं पूछा जाता कि आप महिलाएं या पुरुष हैं, सभी जा सकते हैं। सड़कें हैं, सड़कों पे चलने से कौन रोक सकता है? वहाँ पे रोक सकते हैं भाई, भैया आप पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने के लिए जो बॉर्डर बनाई हुई है इस बॉर्डर के इधर चलें। आप वाहन चला रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसी तरफ वाहन चलाएं। ये नहीं कि ऐसा ना हो कि मेरे को तो संविधान कहता है कि आप कहीं पे भी चल सकते हो, भैया सीधे सीधे चलोगे तो बच जाओगे, रॉन्ग साइड में जाओगे तो सामने से उड़ा दिए जाओगे ना। हाँ, वो संविधान किसी काम में नहीं आएगा, फिर वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि गलत जगह चल रहे हैं आप। संविधान तब तक आपकी रक्षा करेगा जब तक आप नियमों का पालन करते हो। आप नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हो तो संविधान आपकी क्या मदद करेगा? फिर है तालाब, तालाबों से के पास जाने के या तालाबों के से पानी वगैरह भरने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। कुएं, कुओं में अगर सार्वजनिक है तो नहीं रोकेंगे, अगर किसी व्यक्ति विशेष का है तो रोक सकता है भाई। अनुच्छेद 15(2) है ये। कुएं, कुछ निजी कुएं होते हैं जिनके अंदर रोक सकते हैं, भाई हमारा कुआं है, हम तो पानी नहीं भरने देंगे आपको, आप जाओ कहीं और से भर लो। लेकिन सार्वजनिक कुआं है, सरकारी कुआं है, वहाँ से तो कोई भी रोकेगा नहीं आपको। अगर रोकता है तो आप उसके खिलाफ में कार्रवाई करवा सकते हो। ठीक है। सरकारी नल होता है ऐसे ही, आजकल कुएं नहीं होते, आजकल नल होते हैं, सरकारी नल होते हैं। सरकारी टैंकर भी आता है आजकल। जब नल नहीं आता है, पाइपलाइन में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो सरकारी टैंक आता है, उसमें बहुत सारी टूटियाँ वगैरह लगी होती है, उससे पानी भरते हैं। अरे जो वाटर, जो पानी वाला जो विभाग है वो बेचता है जब नल सुचारू रूप से नहीं आता है तब। आगे देखें आप, नोट यहाँ मंदिर का उल्लेख नहीं है। भाई मंदिर में आपको रोका जा सकता है, जैसे कि कह दें कुछ मंदिरों में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, वहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं अपन, साउथ के अंदर कुछ मंदिर हैं ऐसे जिनके अंदर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। जैसे सबरीमाला का मंदिर है, वो कहते हैं वहाँ के पुजारी है कि ये जो मंदिर में महिलाएं आती है तो महिला अपवित्र होती है, तो मंदिर हमारे भगवान जी नाराज हो जाएंगे, इनका दुष्प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जो जनता जनार्दन है उसके ऊपर प्रकोप पड़ जाएगा। देख लें, आपका जो भगवान है, आपका जो धर्म है, उसी को आप लोगों से ही खतरा पड़ जाता है। देखें आगे, और एक तो महिलाओं को रोक लिया जाता है, एक पुरुषों को भी रोक लिया जाता है कि जैसे कि दूसरे धर्म के लोग हैं, उन कहते हैं कि कोई टोपी लगा के जा रहा है तो उसके ये तो मोमडन है, ये तो नॉनवेज खाता है, ये हमारे मंदिर में आएगा तो हमारे भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे खाते हैं, ये जितने जो मार्केट के अंदर जो रास्ते पे जितना नॉनवेज बिकता है वो सारे हिंदू लोगों के लिए ही बिकता है। जो मोमडन जो होते हैं या जो ईसाई जो लोग होते हैं उनके घरों में बनता है, वो आराम से घर में बैठ के खाते हैं। जो होटलों में जो बनता है वो सब खाते हैं। हाँ, रिलीजन उस टाइम नहीं आता है इनको, रिलीजन तब आता है
फालतू की चीज़ों में, फालतू चीज़ों में, फालतू चीज़ें जब होती है, फालतू मैटर होते हैं, तब कहते हैं ये हमारी धार्मिक भावनाएं भड़का दे रहे हैं। बात करते हैं राम राज्य स्थापित करने की। ठीक है, राम राज्य के अंदर है सभी अपनी इच्छा से रह सकें, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कर सकें, जो खाना है खाएं, जो पहनना है वो पहने। ये नहीं कि ये पहन लिया, अरे कोई मूवी के अंदर कोई एक गाना आ गया उसके ऊपर आप बहिष्कार कर देते हो, सार्वजनिक जो संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाते हो। आप कौन होते हो भाई? समाज के ठेकेदार। देश की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, संविधान बैठा है, आप लोगों को किसी ने ठेकेदार नहीं बनाया। आप अपना घर का देख लें, वही बड़े बढ़िया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। आगे देखें भाई, अनुच्छेद 15 3 4 5 व 6, ये भी अपवाद है। उपयुक्त अधिकारों के, हाँ अपवाद ही पढ़ रहे हैं। उपयुक्त अधिकारों के ये अपवाद हैं। देखें आप इसमें 15(3) क्या कहता है? राज्य स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में बना है। भाई महिलाएं पीड़ित होती थी, जो शराबी जो लोग होते हैं घरों में अक्सर महिलाओं के साथ शराब पी करके मारपीट वगैरह करते हैं। अब महिलाएं बेचारी बताए किसको अपनी पीड़ा, घर माँ अपने पीहर में बताएं तो माता पिता उनकी पीड़ा सुन करके परेशान होते हैं। ससुराल में पति के आगे किसी की चलती नहीं है, वो घुट घुट के फिर मरती है या आत्महत्या करती है या डिप्रेशन का शिकार होती है, मेंटली बीमार हो जाती है। ठीक है, दहेज हत्या के लिए मार दिया जाता है। तो फिर सरकार ने कानून बनाया महिलाओं के लिए 2005 के अंदर। उस कानून का नाम क्या है? महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। इसके तहत महिलाओं को कुछ मतलब कानूनी सहायताएं दी जाती है, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ घरेलू हिंसा करता है, जो भी आपका हस्बैंड वही करेगा अक्सर महिलाओं के साथ में ना, या उसके जो सास ससुर या उसके जो देवर जेठ वगैरह जो होते हैं, या उनकी जो नंदे होती है वो करती है। एक गैंग होती है ससुराल के अंदर। क्या होती है? एक गैंग होती है, क्योंकि सभी एक ही फैमिली के होते हैं, बाकी एक ही महिला है जो दूसरे परिवार से आई है। ठीक है, उसके ऊपर करते हैं। तो फिर जब वो केस लगाती है तो वो सभी को लपेटे में ले लेती है, भले उसमें से एक दो बेचारे ना हो, अच्छे हो, लेकिन आ जाते हैं, फिर सभी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज की हकीकत क्या है? इसका मिसयूज भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। रियलिटी ये है कि आज पुरुषों के लिए आयोग होना चाहिए, पुरुषों के लिए कानून होना चाहिए, महिलाओं के लिए वो तो हो गया है ना। हाँ, तो यही चीज अपन कह रहे हैं ना। नहीं, अब अरे अपन यही चीज कह रहे हैं। वो कौन, पता नहीं कौन कह रही थी क्लास के अंदर कि मेरे माता पिता या मैं थोड़ी ना राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करती हूँ, जो रिजर्वेशन दिया है मेरे को, जनरल कास्ट में पैदा किया है वगैरह वगैरह। भैया आपके जो सालों पुराने जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ किया था, तो अब आपको भुगतना पड़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, सही एग्जाम्पल है ना। किसने कहा था? सुना था मैंने, यहीं पे कहा था अपनी क्लास में। किसने कहा था? जो भी है। ओके, तो महिलाओं के लिए महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 बना था। अनुच्छेद 15(4) ये क्या कहता है? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने की स्वतंत्रता है। SC ST के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, किस आधार पर पिछड़े हुए हैं? सामाजिक शैक्षणिक आधार पे वे लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए राज्य कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकता है। ये उसको क्या है? स्वतंत्रता है। क्यों करेगा स्पेशल प्रावधान? ताकि उन लोगों को मुख्य धारा में ला सके।
समानता स्थापित की जा सके उनमें और बाकी जो अदर लोग हैं उनके बीच में। इसलिए उनके लिए कुछ स्पेशल रियायतें दी जाती है, जैसे कि SC ST के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको स्कूलों में कॉलेजों के अंदर स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। प्राइवेट जो स्कूल्स होती है उनके अंदर भी 25% सीटें रिजर्व रखी जाती है RT एक्ट के तहत, कि जो गरीबों के बच्चे हैं, पैसे वाले के बच्चे तो सभी पढ़ लेंगे महंगी महंगी स्कूलों में, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, वो उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। सरकारी स्कूलों के अंदर ट्रेंड टीचर होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, सबसे बेस्ट टीचर होते हैं, लेकिन वो काम चोरी करते हैं, फालतू कामों में ड्यूटियां लगवा लेते हैं अपनी। उनका मकसद ये होता है एक बार ये कैन प्रकार कैसे भी पेपर सेट करवा करके कहीं से चीटिंग करके सिस्टम में फिट हो जाना है, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। हाँ, देखें बच्चों को पढ़ाते नहीं है। फिर अब देखो सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होता है उनके बच्चे ना कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वो ऐसे टीचरों के साथ, उनको बच्चे ऐसे टीचरों से पढ़ते हैं जिनकी इनकम होती है मंथली 8,000 10,000 15,000 मैक्सिमम, उनसे पढ़वाते हैं। जो खुद प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं बेचारे टीचर, ठीक है, उनके साथ भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम तो नहीं पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो हमारे जैसे मिलेंगे वहाँ पे हमारे भाई बंधु, क्योंकि हम यहाँ पे काम चोरी कर रहे हैं तो वहाँ पे वो भी काम चोरी करेंगे, इसलिए। तो यही तो हम कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग वहाँ पे जाते हैं, वेल एजुकेटेड लोग जाते हैं। एक कुछ चीज़ ये भी सिस्टम की खामियां है। सिस्टम के अंदर क्या है अपने कि वहाँ पे एक तो बर्डन बहुत दे दिया जाता है टीचरों को, जैसे कि इलेक्शन में ड्यूटियाँ लगा दी जाती है, पोलियो की दवाई पिलाने में ड्यूटी लगा दी जाती है, हाँ, जनगणना करने में ड्यूटी लगा दी जाती है। अरे लोगों ने बच्चा पैदा कर करके छोड़ दिए, मास्टर को लगा दिया कि आप काउंट करके आओ इनके कितने। अब वो पढ़ाए या क्या करे बेचारे, ठीक है। सरकारों की भी गलतियां हैं, सरकारों को करना चाहिए कि क्या करें, इन जनगणना वगैरह के लिए अलग से, जनगणना वगैरह करने के लिए अलग से कर ले, विभाग की भर्ती कर ले, अलग कैडर निकाल लें इनके लिए। आगे हैं भाई उदाहरण SC ST वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। फिर है 15(5), यह 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत SC ST OBC को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। निजी प्राइवेट जो शिक्षण संस्थाएं होती है उनके अंदर आरक्षण दिया गया है। कौन से? अनुच्छेद 15(5) के तहत। कब दिया गया? 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत। निजी शिक्षण संस्थाएं कौन सी हो गई? जितनी भी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं, कॉलेजें हो गई, प्राइवेट कॉलेजें, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हो गए, इनके अंदर दो शर्तें हैं। इसकी दो शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं 15(5) की? पहली है, यह अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दावा नहीं कर सकता कि मेरे को 15(5) के तहत स्वतंत्रता मिली हुई है, मैं तो किसी भी शिक्षण संस्था के अंदर एडमिशन ले सकता हूँ। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी का जो SC ST OBC वगैरह का इनका, तो कहेंगे भैया आप ले सकते हो, निजी में भी ले सकते हो, अच्छी बात है आपकी, मान ली, लेकिन आप अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं में नहीं ले सकते हो। आप लोगे तो वहाँ पे, जैसे कि OBC का कोई कैंडिडेट है, वो चाहता है कि मेरे को निजी शिक्षण संस्था में एडमिशन लेना है, अल्पसंख्यकों की, मदरसा वगैरह हो गए या कोई कॉन्वेंट स्कूल जिसके अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, आप ले लो, लोगे, वो दे देंगे, लेकिन आप फिर उनकी शिक्षा प्राप्त करके आप नमाज पढ़ने लग जाओगे, आप ऐसे 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 करने लग जाओगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे कुछ अलग से, वो तो जन सामान्य के लिए स्कूल होती है, कुछ अलग स्कूल होती है जिसके अंदर सिर्फ उस धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। हाँ, नमाज पढ़ने लग जाओगे, देख लो आप, दे देंगे वो फिर। इसलिए सरकारी कहती है कि आपको वहाँ पे अलाउ नहीं करते हम, नहीं तो आपके माता पिता लड़ने लग जाएंगे हमसे। फिर है, OBC में क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा।
ये जो ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है निजी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारियों में, ये ओबीसी के अंदर भी जो क्रीमी लेयर है उसको नहीं मिलेगा। अब क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर देखो, क्रीम की लेयर, दूध होता है, दूध को गर्म करते हैं, थोड़ी देर बाद में ठंडा करते हैं, उसके ऊपर एक परत आ जाती है, मलाई की परत, जिसको क्रीमी परत बोलते हैं। उसको हटाते हैं तो उसमें जाड़ी जाड़ी परत आ जाती है, नीचे दूध रह जाता है बेचारा, ठीक है। तो वैसे ही ओबीसी वर्ग के अंदर एक परत है, बलाईदार परत बोलते हैं। उनकी जो इनकम होती है वो समय समय पे बढ़ाई गई है, वर्तमान में 8 लाख रुपए है, ठीक है। जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अब उनको जो ओबीसी वाला जो आरक्षण है वो नहीं मिलता है, वो जनरल में फाइट करते हैं, कम है वो ओबीसी में आते हैं। भरते हैं लेकिन वो सीट उनको वहां से मिलेगी फिर। अरे तो उनसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अरे जो मजदूरी कर रहा है या कैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है वो तो बनवा लेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है उसकी तो बेचारे की 8 लाख रुपए, वो तो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। और अगर अगर फर्जी तरीके से कोई करवा भी रहा है तो वो जो जारी कर रहा है इनकम सर्टिफिकेट, वो अधिकारी उसमें आएगा। भाई बिना जांचे आप कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो कि इनकी 8 लाख से कम इनकम है सालाना इनके परिवार की, तो वो लपेटे में आएगा बिना सैलरी स्लिप वगैरह चेक किए। हाँ, फिर है अनुच्छेद 15(6). 15(6) क्या कहता है भाई? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों, कौन से हैं? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, को सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दिया गया है। 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। कब हुआ था 103वां संविधान संशोधन? 2019 के तहत, ठीक है। ये इसके क्या थे? हाँ, ये इसके कुछ अपवाद वगैरह थे। आप कहीं पे जाएंगे वहां पे डिटेल्स नहीं मिलेगी, यहाँ पे डिटेल्स से पढ़ा रहे हैं, तो है, अब क्या करें। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 है भाई लोक नियोजन के विषय में अवसर की लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसमें देखें आप, अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या है? समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी राज्य किसी व्यक्ति को इन आधारों पे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को। किन आधारों पे? धर्म, लिंग और जन्म स्थान। केवल शब्द आया यहाँ पे ना, केवल का ध्यान रखना, बाकी के आधार पे कर सकता है। वो बाकी कौन से हैं वो अपन देखते हैं, भाषा और निवास स्थान हो गया, उनके आधार पर कर सकता है। जन्म स्थान पे नहीं कर सकता, निवास स्थान अलग होता है, जन्म स्थान अलग होता है ना। अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियां ही तो है, और अभी बताया तो था पिछली स्लाइड्स के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर हाँ भाषा की पाबंदी लगा दी जाती है आप लोगों को रोकने के लिए। देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लें। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन यानी कि किसी व्यक्ति को नियुक्त करना या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, सभी को समान अवसर मिलेंगे। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल इनके आधार पर, केवल
धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म का है तो यहाँ पे काम करने के लिए अयोग्य हो गया, ऐसा अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। या दलित है तो यहाँ पे काम करने के लिए योग्य नहीं है, इसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। 16 के अंदर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम की में 3 अपवाद हैं। इसके 3 अपवाद हैं भाई अनुच्छेद 16 के। कौन से हैं वो देखें आगे। 16(3) सरकारी नौकरियों में संसद निवास के आधार पर भेदभाव की इजाजत दे सकती है। संसद निवास के आधार पर, समझ में नहीं आया तो मैं हूं ना, इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूं मैं, इसीलिए नोट्स नहीं देते वो जो मांग रहे थे, दे दे नोट्स, लेकिन समझ में नहीं आया, समझाने वाला भी तो होना चाहिए उस समय। सरकारी नौकरियों में संसद निवास के आधार पर भेदभाव की इजाजत दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, हाँ फॉर एग्जाम्पल लेवें अपन, जैसे मणिपुर के अंदर कोई वैकेंसी निकल रही है, ये असम की बात करते हैं, असम के अंदर कोई वैकेंसी निकली है तो उसके अंदर असम सरकार कहती है कि हमें भर्ती करवानी है तो हम भर्ती कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए नियम बनाना है कि हमारे राज्य के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, असमी भाषा बोली जाती है असम के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे वही व्यक्ति आए काम करें जिसको असमी भाषा आती हो, क्योंकि काम उसको असम के लोगों के बीच में करना है। अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति वहाँ पे जाके आवेदन कर रहा है, वो ये इनकन प्रकार चीटिंग कर आकर के कैसे भी सिलेक्ट हो जाता है वहाँ पे, लेकिन वो जनता की भाषा समझ नहीं पा रहा है और जनता उसकी भाषा नहीं समझ रही है, काम कैसे चलेगा भैया। उसको हिंदी आती है, उनको नहीं आती है, उनको असमी आती है, इसको नहीं आती है। तो सर निवास स्थान में तो वैसे ही हो रहा है ना भेदभाव, कैसे? उसमें तो वो ये कि जन्म स्थान में निवास स्थान में तो वैसे ही भेदभाव। अरे भाषा के आधार पे कर रहे हैं, एक बता रहे हैं भाषा के आधार पे कर रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के लोगों को रोकने के लिए ये कह दें कि आप लोग यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ इसी राज्य के भरेंगे, यहाँ के मूल निवासी होना चाहिए आपको, जो यहाँ के मूल निवासी होंगे वही फॉर्म भरेंगे। कुछ राज्यों के अंदर लगा हुआ है ऐसा प्रतिबंध कि इन राज्यों के अंदर वहाँ के जो स्थायी निवासी है, मूल निवासी है, वही फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे राज्यों के अलाउ नहीं है। अपने राजस्थान में नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारी वैकेंसीज होती है जिसके अंदर दूसरे राज्यों के जो लोग आते हैं वो कर जाते हैं कवर। नहीं, अपने नहीं किया गया है, करना चाहिए उनके लिए, या तो करना चाहिए या फिर उनके लिए फिक्स 5% का, उनके लिए सिर्फ 5% का, उनके लिए 5% 10% एक रिजर्व कोटा कर दे भाई, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा आपको। हाँ पूछो। आप भर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो वहाँ की वैकेंसी के अंदर वहाँ की लैंग्वेज गुजराती आनी चाहिए आपको। आती है काई छे बापू वाली लैंग्वेज, केम छो, ये तो गांडो थे गयो, ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको वहाँ की। बोल तो सकते हैं अपन अनुकरण करके, लेकिन लिखना पढ़ना भी आना चाहिए। यहाँ पे है ही नहीं, राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त ही नहीं है, 22 भाषाओं के अंदर आती नहीं है, इसलिए। हाँ आगे देखें भाई, पर राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता है। ये जो पाबंदी लगाने की है बात, ये संसद लगा सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता ऐसा। अगर राज्य में करवाना है तो राज्य विधानमंडल एक वो बिल पास करके संसद के पास भेजे, संसद करेगी फिर वो कि इस राज्य के अंदर कोई वैकेंसी निकलेगी तो वहाँ के नागरिक ही अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा आंध्र प्रदेश में, हिमाचल, अरुणाचल, त्रिपुरा व मणिपुर में भी है। यानी कि इन राज्यों के अंदर जब वैकेंसीज वगैरह निकलते तो यहीं के जो राज्य इन्हीं राज्यों के जो निवासी है वही फॉर्म भरते हैं इनमें अलग अलग। आंध्र प्रदेश के, ये फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश में कोई वैकेंसी निकली है तो वहीं के लोग फॉर्म भरेंगे, दूसरे राज्य के नहीं भरेंगे वहाँ पर। अरुणाचल में, हिमाचल में, इनमें भी रोक है ऐसी। फिर है
इसके द्वारा स्थानीय को क्या दी जाती है, वरीयता दी जाती है। जो स्थानीय होगा उसी को पहला हक, जो यहाँ के निवासी है उसी को मिलेगा। ठीक है, अपने यहाँ पे तो सब आ जाओ, सबके लिए खुला है। हाँ, बड़े दिल वाले हैं राजस्थान का। क्षेत्रफल भी बड़ा है तो हम सबको संभालेंगे, आ जाओ आप। अनुच्छेद 16(4) ये क्या कहता है भाई? राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की नियुक्तियों में है यहाँ पे ना, राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जो नियुक्तियां की जाती है सरकार के द्वारा, उसके अंदर राज्य क्या कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। कुछ पोस्टें जो है रिजर्व रखी जा सकती है अलग अलग कैटेगरियों के लिए, या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। समान प्रतिनिधित्व क्या है भाई? जैसे कि जिस वर्ग की जितनी आबादी है उसका उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकारी नौकरियों में। आज है क्या रिजर्वेशन है? ओबीसी को 27% है, एससी को भी है कि 15, एसटी को भी है, जो भी है ईडब्ल्यूएस को भी है। चलो ईडब्ल्यूएस तो सामान्य में आता है, उसके तो मिल जाते हैं कर्मचारी। लेकिन मैं तो ये पूछता हूँ कि एससी, एसटी और ओबीसी के कितने लोग आज की डेट में, देख लीजिए आप, गूगल सर्च कर लीजिएगा, भारत सरकार के बड़े बड़े जो पदाधिकारी है, ठीक है, कितने लोग हैं किस कैटेगरी के? सारे सामान्य के हैं। ओबीसी के 1 या 2 हैं, एससी के 1-2 हैं, एसटी के 1-2 हैं, बाकी टोटल जनरल। समानता है क्या? सबको अवसर मिलना चाहिए ऊपर तक जाने का, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अरे पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते हैं, रिटर्न के अंदर मेहनत खूब करते हैं, योग्य सब है, लेकिन जिन एग्जाम के अंदर इंटरव्यू होता है ना, सुन लें, जिन एग्जाम के अंदर इंटरव्यू होता है, जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो ही लोग होते हैं जो कहते हैं, वहाँ पे वो बढ़ा देते हैं नंबर उनके, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज देखें आप, मतलब कि सरकारी जो कॉलेज हैं, लेक्चररों के बहुत सारे पद खाली है, भर ही नहीं रहे। क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि उनको पता है जैसे वैकेंसी निकालेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी जो यूनिवर्सिटीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा लेक्चररों की पोस्टें खाली है। इनको पता है वैकेंसी निकालेंगे तो लेना पड़ेगा, एससी वालों को लेना पड़ेगा, एसटी वालों को लेना पड़ेगा, ओबीसी वालों को लेना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे आएंगे तो वो फिर पढ़ाएंगे, तो उनका पढ़ाने का तरीका होगा कि अपने कम्युनिटी के लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो वो चाहते ही नहीं है कि हम एडॉक पे लेंगे, किस पे? संविदा पे लेंगे, जो संविदा पे हम किसी को भी रख सकते हैं, इसमें कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था है ही नहीं, तो हमारे मिलने वाले उनको रखेंगे। तो गवर्नमेंट ही तो नहीं चाहती है निकालना, गवर्नमेंट तो नहीं चाहती है, उसकी सोच ही नहीं है इस टाइप की, वो तो सब प्राइवेट करना चाहती है। इंटरव्यू की आवश्यकता क्यों है? आप पेपर बना दो, 2-3 बना दो। अरे इंटरव्यू सही है, लेकिन फेयर कहाँ हो रहा है? फेयर होता है क्या इंटरव्यू? आप आरपीएससी के अंदर आरएस के सिलेक्शन उठा के देख लें, किसी ना किसी मंत्री या मिनिस्टर के परिवार के लोगों के रिटर्न में मार्क्स कम आते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू के अंदर मार्क्स सबसे ज़्यादा लेके आते हैं। भाई उनके अंदर अगर नॉलेज है तो वो रिटर्न में क्यों नहीं आ रही है? रिटर्न में क्यों नहीं आ रही है? नॉलेज है तो। एक ही व्यक्ति नहीं है, सारे ही हैं, हर गवर्नमेंट के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेता है, सभी राज्यों के अंदर सभी के रिश्तेदार किसी न किसी बड़ी पोस्ट में। भारत के गृह मंत्री का नाम देखते हैं अपन आज, कौन है गृह मंत्री? भारत के गृह मंत्री, उसका बेटा है जय शाह। उसने कभी क्रिकेट खेली? जिंदगी के अंदर कभी क्रिकेट खेली? वो बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया? कभी क्रिकेट खेली क्या उसने? कैसे? सचिन तेंदुलकर, जिसको भारत रत्न मिल चुका है, भारत के अंदर सबसे बड़ा क्रिकेटर है, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बन पाया, ये बन गया छछूंदर। भाई वही है, बाप है,
बाप है, सब चलता है, ऐसे ही चल रहा है। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ठीक है, ऊपर अभी बता दिया 16(4) में। फिर पिछड़े वर्ग कौन कौन से हैं? SC ST OBC। इनमें सबसे ज्यादा जो जागरूक नहीं है वो वर्ग हैं OBC, अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसकी, इस वर्ग की, लेकिन ये अपने अधिकारों के लिए जागरूक ही नहीं है। ये गुमराह रहता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके बहकाव में रहता है, हमेशा रहता है। ये कभी अपने अधिकारों की मांग ही नहीं करता है। समझ में नहीं आता इनकी जब आबादी है लगभग 60% के आसपास आबादी है, तो ये मांग क्यों नहीं करता कि हमारे रिजर्वेशन के अंदर बढ़ाया जाए, हमारी सीमा बढ़ाई जाए। एक बात बताते अपन, एक रोटी है ना, गोल बन गई क्या? ये एक रोटी है, ठीक है, इसका हिस्सा करते हैं, ये कितना हो गया? और ST को कितना % है भाई? पता ही नहीं है ST वाले को। 15% है SC वालों को, है ना? ST का है लगभग 12.5 होना चाहिए। OBC का हो गया कितना? 27। ST का कितना है? ये हो गया। EWS का? बाकी कितना बच गया? अब देख लो इनको टोटल करके। बाकी सारे जनरल भी बेचारे इसमें 10%, जो गरीब जनरल है जिनकी 8 लाख से कम इनकम है सालाना, वो इन 10% के अंदर सिमट गए। बाकी कौन बचे? वो आपको पता है, जिनकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है और जो जनरल है वो खा रहे हैं रिजर्वेशन। असली तो उनको मिल रहा है भाई। यहाँ पे ये होना चाहिए जिसकी जितने आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मांग करो भाई OBC वालों। इसीलिए कह रहे जागरूक नहीं है OBC वर्ग। वो जाति के आधार पे वोट देते हैं, वो धर्म के आधार पे वोट देते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के आधार पे वोट नहीं देते हैं। आप लोगों की जो आज देख लो, आप किसी भी एग्जाम के अंदर RS के एग्जाम देखें, आप कॉलेज लेक्चर के एग्जाम देखें, किसी भी वैकेंसी के एग्जाम उठा के देखें, OBC की मेरिट जनरल से ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आबादी ज़्यादा है इसके अंदर और सीटें कम है। हाँ, रोस्टर सिस्टम है, जो जिस कैटेगरी का है उसका उसी कैटेगरी में चयन होगा, भले ही उसके कितने भी मार्क्स क्यों ना आए। पहले ऐसा होता था कि कोई SC ST का बंदा है, उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, वो जनरल की मेरिट फाइट कर रहा है, तो वो जनरल में जाता था। या कोई OBC का ऐसा कोई कैंडिडेट है जो जनरल की मेरिट फाइट कर रहा है, तो वो जनरल में जाता था। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि OBC का है तो उसको OBC की जो 27% सीटें हैं उसी में रखा जाएगा। SC का है तो उसको SC में रखा जाएगा, ST का तो उसको ST में रखा जाएगा। और उसके अंदर ये भी है कि जो ये अपने भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, इनकी सीटें भी उसी में से ही दी जाती है। अलग अलग कैटेगरी, जो SC का है तो SC की, OBC का, और सबसे ज़्यादा OBC का ही है भूतपूर्व सैनिक भी, सबसे ज़्यादा वही है। करो भाई। हाँ, अरे आप तो सिर्फ ये करो, सरकार से जब भी आपसे वोट लेने आए, आप तो एक मांग रखो कि जातिगत जनगणना करवाओ। एग्जैक्ट आंकड़ा तो आए कि कितनी पॉपुलेशन, उसके आधार पे फिर, हाँ, उसके आधार पे फिर वोट वो करें। हमें इतनी % हिस्सेदारी चाहिए भैया, जो देगा हम उसी को वोट देंगे। ठीक है, उनको पता है कि करवा ली तो पता चल जाएगा लोगों को, फिर कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो। जैसे कि अभी बता रहे हैं SC को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, इनकी पॉपुलेशन इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, 17% लगभग आबादी है, इनको 15% ठीक ठाक मिला हुआ है। ST को जितना मिला हुआ है इनकी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, इतनी इसके आसपास ही है, थोड़ी सी कम है, ऊपर हो सकती है। लेकिन OBC का लगभग 60% है और उनको 27% आधे से भी कम रिजर्वेशन दिया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि OBC वाले सबसे कम जागरूक हैं। वो जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, उनका धर्म खतरे में आ जाता है, उनकी जाति खतरे में आ जाती है, इसी आधार पे वोट करते हैं। वो अपने अधिकार
हक के लिए वोट कभी नहीं करते। आपको ही करना है, आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो यही है कि हम क्यों करें, हमारा क्या जा रहा है, कोई और कर ले। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, तभी तो नेता लोग करवाना ही नहीं चाहते इसमें। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये कहते हैं कि मैं ही क्यों करूं, एससी में आते थे, महार जाति के थे वो, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। उन्होंने अपना जो जीवन है पीड़ाओं में, कष्टों के अंदर गुजार दिया, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया उसका फल उनके पूरे समाज को मिला। क्या नाम है, भैंसला साहब, क्या नाम था उनका? हाँ, किरोड़ीलाल भैंसला, गुर्जर समाज के नेता थे। वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया उनकी कम्युनिटी को मिला ना। आपके कुछ करें, आप लोग सहयोग करें उनका, आपको भी मिलेगा। एक दो क्या स्टोर है उसमें बस। आगे देखें आप, SC ST को लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण क्रमशः अनुच्छेद 330 व 332 के तहत मिलता है। SC ST को लोकसभा व विधानसभा में जो आरक्षण है अनुच्छेद 330 के तहत SC को, अनुच्छेद 332 के तहत ST को मिलता है। जो राजनीतिक आरक्षण है जो 10 वर्ष के बाद में उनकी अवधि बढ़ा दी जाती है। अभी 2020 में बढ़ाई गई थी, जो 2030 तक कर दी गई है, 2030 तक। फिर 2030 में फिर बढ़ा देंगे, 40 हो जाएगी। 26 तक तो वो है, लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी, सीटें नहीं बढ़ेगी। महिलाओं को तो 2029 में देंगे हम। अगर वो महिला के हितैषी होते हैं तो अभी लोकसभा के टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, महिलाओं को कितने % दे दिए टिकट, देख लो। अरे जितनी महिलाओं की पॉपुलेशन है उसके आसपास भी दिया गया, जो ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय को ही आम भाषा में आरक्षण की नीति कहा जाता है। हाँ, जो SC ST को जो राजनीतिक आरक्षण है वो राज्यसभा में नहीं है, ये ध्यान रखना भाई, लोकसभा में है और विधान सभाओं में, नगरीय निकायों में भी है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। सामाजिक न्याय को ही आम भाषा में क्या कहते हैं अपन, आरक्षण की नीति कहते हैं। यही आरक्षण की नीति है। अनुच्छेद 17, एक मिनट, हाँ करवा रहे हैं, एक मिनट देखें भाई। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का निषेध किया गया इस अनुच्छेद के तहत। यह व्यक्ति की गरिमा व सामाजिक समता से संबंधित है ना, किसी को भी कुछ बना सकते हैं वो। यह व्यक्ति की गरिमा व सामाजिक क्षमता से संबंधित है। इसके तहत जातीय छुआछूत व अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करना तथा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत करता है तो उसको सजा हो सकती है, इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। ये जो उतारते हैं ना, घोड़ी से उतारते हैं, मूछें रखने पे पीट देते हैं, हाँ, जबरदस्ती सोच कर देते हैं, भाई आप ऊंची जाति में अच्छी बात है, तो ऊंची सोच रखें, ऊंचे काम करें, ना कि ऐसे निम्न काम करें। भाई कोई व्यक्ति है जो खुद के पैसे लगा के घोड़ी पे बैठ के शादी करने जा रहा है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? घोड़ी आपकी बुआ जी थोड़ी है। तो जो भी ऐसे करते हैं, देख लें भाई आप क्या कर रहे हो, या तो आपकी बुआ जी है घोड़ी जो आप ऐसा करते हो। अनुच्छेद 18,
उपाधि, हाँ एक ये भी है कि जो छुआछूत है उसका जो निषेध किया गया है इसके अंदर ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो स्वर्ण कास्ट का है या जनरल का है, ओबीसी का है, वो SC ST के लोगों के साथ में क्या करता है, उनके साथ जाति सूचक शब्दों के साथ इस्तेमाल करता है, सार्वजनिक रूप से उनको परेशान करता है, तो उनके अगेंस्ट में वो FIR करवा सकते हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है SC ST एक्ट के तहत। ठीक है, और उसके अंदर ऐसा प्रावधान है कि उस व्यक्ति को बेल भी नहीं मिलती है फिर, जब तक केस की सुनवाई होती रहती है। फिर केस में अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो निकलेगा बाहर, तो जो उसमें सजा है उसमें जितना प्रावधान है वो रहेगा। बाकी दूसरे केस में ये है कि जब तक सुनवाई होती रहती है बेल मिल जाती है, वो बाहर घूमते रहता है, तारीख पे जाता रहता है। अभी ये लड़के को पकड़ा ना, इसमें वो उसने SPSC पे कुछ ऐसा बोल दिया था। दंडनीय अपराध बनाया गया, इसको है ना घोषित कर दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यह औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल यानी कि जो ब्रिटिशों का जो शासन था भारत के अंदर तब का के काल में उपाधियों के माध्यम से बढ़ते जाने वाले विभेद को समाप्त कर सामाजिक समता स्थापित करता है। यानी कि जो राजा, वो अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियां दी जाती थी, केसरे हिंद, रॉबिन हुड, राजाधिराज, परम भट्टाचार्य, इस टाइप की जो उपाधि होती है उनका त्याग किया गया है इसके तहत, अनुच्छेद 18 के तहत। अब जो उपाधि होंगी वो दो ही क्षेत्रों के द्वारा प्रदान की जाएगी, शिक्षा और सेना के द्वारा। ठीक है, राज्य, सेना व शिक्षा को छोड़ कोई उपाधि नहीं देगा, सिर्फ दो ही क्षेत्र से उपाधियां मिल सकती है। फिर है भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर कोई भारतीय नागरिक है तो किसी दूसरे राज्य से या दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही उपाधि ग्रहण करेगा। अगर कोई विदेशी नागरिक है जो भारत के अंदर किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है तो उसको उपाधि ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति से स्वीकृति लेने के बाद ही ग्रहण कर सकता है। वो क्यों कर सकता है, क्योंकि वो विदेशी व्यक्ति है, लेकिन वो भारत के अंदर काम कर रहा है तो उसको अपने यहाँ के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। फिर है बालाजी राघवनवाद, कब का है, 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न, हाँ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अलंकरण है, यानी अवार्ड है, उपाधि नहीं है। ठीक है, उपाधि मीन्स टाइटल्स नहीं है, ये क्या है, अवार्ड है। इनको कोई भी बाद में लिखवाएंगे, नेक्स्ट जब क्लास होगी एक साथ लिखवा देंगे इनको। तो ये क्या है, अलंकरण यानी कि अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है। कोई भी जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है वो अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न, वो अपने नाम के तो आगे थोड़ी लगाता है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लगाता ना, वो अपने नाम के पीछे भी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न, बहुत सारे लोगों को मिला है, उसमें से एक सचिन तेंदुलकर भी है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है, इंदिरा गांधी को मिला है, राजीव गांधी को मिला हुआ है, अभी कुछ और लोगों को भी मिला है, जो कर्पूरी ठाकुर थे उनको मिला है अभी लेटेस्ट। चौधरी चरण सिंह जिनके चरण नहीं पड़े थे कहाँ पे, हाँ, उनको भी मिला है। हाँ, देखें आप आगे, क्योंकि इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे उपाधि की तरह नहीं किया जाता है। क्या हो गया भाई, कौन, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम देखें आप, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं जो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए क्या है, आवश्यक है। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपको अपने जो विचार है वो प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे मेरे को है अभी, हाँ आपको भी है,
भाई मैं यहाँ पे जो विचार प्रकट कर रहा हूँ वो अपने निजी विचार हैं, और भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 19 के अंदर ये अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ये अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। इसके आगे बताने की मैं बता रहा हूँ ना, देवी का सर तो हमारे अधिकार। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है आप बोल देना कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। नहीं नहीं, अब ये नहीं होता है, सभी टीचर का अलग होता है तरीका पढ़ाने का, जो जिस तरीके से पढ़ा सकते हैं वो उसी तरीके से पढ़ाएंगे। आगे देखें, अनुच्छेद 19 इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों हेतु ही है, विदेशियों को नहीं है। अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। ये निम्न है अनुच्छेद 19 1A वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1B शांतिपूर्ण व, यहाँ पे निरायुध है भैया ना, निरायुध बिना युद्ध के शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है ना, अनुच्छेद 19 1B। फिर है अनुच्छेद 19 1C, इसमें संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्थापित करने की स्वतंत्रता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपन ने पढ़ा था, कहाँ पे आया हुआ ये? और सर वो है ना नगरपालिका की समितियां वाला एक है ना, बताओ कहाँ पे आता है ये? सहकारी समितियों को मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल किया गया है। सहकारी समितियां किस में थी पहले? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत थी। फिर इसको संविधान में संशोधन करके इसमें शामिल कर दिया गया, अनुच्छेद 19 1C में जोड़ दिया गया है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ध्यान देना है यहाँ पे ना, अनुच्छेद 19 1C में आती है ये। फिर 19 1D, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। कोई भी जो व्यक्ति है भारत का नागरिक है, वो भारत के क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण कर सकता है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ पे जाना वर्जित है। जैसे मिलिट्री वाले जो इलाके हैं, अगर कोई व्यक्ति है वहाँ पे गया तो वहाँ से सेना के बारे में जानकारी वगैरह प्राप्त कर लेकर, और किसी पाकिस्तानी के हाथ लग गया तो उनको जबरदस्ती या डरा धमका करके उनसे सूचना प्राप्त कर लेंगे, फिर देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए वहाँ पे जाने से उसको रोके। आप इनको याद रख लो, समझ लो, ये रटना छोड़ दो, बस समझो चीज को, समझो। आप पॉलिटी के नहीं हो, इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन मैंने बता दिया है। हाँ, SST वालों को तो ध्यान देना है। अनुच्छेद 19 1E, इसमें भारत के निजी भाग में निवास व बसने, भारत के किसी विभाग में बसने व निवास की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1E, इसमें क्या है भाई? भारत के किसी भी भाग में निवास व बसने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति है भारत के किसी भी भाग में, जैसे कि कोई बिहारी है, वो राजस्थान के अंदर आकर के रह रहा है, निवास कर रहा है, बस यहाँ पे जमीन लेके रह भी सकता है। कोई राजस्थानी है वो गुजरात में रह सकता है, मकान बना करके रह सकता है, या किराए पे रह सकता है, कैसे भी है ना, रहते भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अनुच्छेद 19 1E, भारत के किसी भी भाग में निवास व बसने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 19 1F, वृत्ति यानी कि पेशा, आजीविका, कारोबार की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी पेशा चुन सकते हो। जैसे किसी को ठेला लगाना है, मोमोज का लगाना है, पानी पूरी का लगाना है, कर सकता है। किसी को और कोई बिजनेस करना है वो कर सकता है। किसी को कुटीर उद्योग स्थापित करना है, कर सकता है। जो भी ये इसकी स्वतंत्रता है, कारोबार करने की स्वतंत्रता है ना। फिर है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 1A, ये क्या है? इसमें देखें आप, अनुच्छेद 19 1A के अंतर्गत अन्य निम्न स्वतंत्रताएं शामिल मानी जाती है।
कौन सी है वह? प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो प्रेस जो भी बोलती है, प्रेस पहले है ना, आजकल की प्रेस तो बहुत आलसी हो गई है, काम ही नहीं करती है, बैठे बैठे है ना, दो चार जैसे मुर्गे होते हैं ना, वो राजा महाराजा होते थे अवध के, वो दो चार मुर्गे लाते थे और आपस में लड़ाते थे, वैसे आजकल मीडिया वाले करते हैं, दो चार अलग अलग पार्टियों के वो पार्टी प्रवक्ता ले आते हैं और उनको भड़काते रहते हैं और आपस में लड़ाते रहते हैं। जबकि पहले के जो है ना न्यूज़ वाले क्या करते थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करते थे, हॉस्पिटलों में जाते थे, वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करते थे कि यहाँ पे जो इलाज सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी के साथ में पैसे लेकर के चीटिंग तो नहीं की जा रही। जैसे कि ये आपने एक मूवी देखी होगी शायद, गब्बर इज बैक, व्यक्ति मरा हुआ है, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, पैसे लूटे जा रहे हैं। आपने अजमेर के एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर हुआ था ऐसा स्टिंग ऑपरेशन पूर्व में, बहुत फेमस हॉस्पिटल है, नाम नहीं बता सकते। वो जो मूवी वाला जो सीन है ना, अपने अजमेर के एक हॉस्पिटल के साथ हो चुका है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अजमेर का, व्यक्ति मर चुका है लेकिन उसका भी इलाज किया जा रहा था, नाम नहीं बता सकते। फिर है भाई वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर ये है, प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आते हैं भाई, प्रेस की स्वतंत्रता। फिर है नकारात्मक मतदान का भी अधिकार है, जिसको बोलते हो आप नोटा, हाँ वोट डालने का अधिकार है आपको, लेकिन आपको ये भी अधिकार है कि आप नोटा को भी वोट डाल सकते हो, किसी को भी ना दे। नोटा की फुल फॉर्म क्या है, नॉट ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि जितने कैंडिडेट इस चुनाव में खड़े हुए हैं, इस विधानसभा क्षेत्र से या इस लोकसभा क्षेत्र से, मेरे को पसंद नहीं है कोई भी, ये भी आपको अधिकार है। फिर है जानने का अधिकार भी है आपको, जानने का अधिकार है। मौन रहने का अधिकार, भाई कोई आपसे कहे कि आपको इस बारे में गवाही देनी है, आप यहाँ पे क्या थे, विटनेस थे, तो आपको बताना है, गवाही देनी है, लेकिन अब क्या है कि आपको चुप रहने का अधिकार भी है। ओके मैं तो नहीं बताऊँ, फालतू में मैं बताऊँ, तुम्हारे जी का जो परिवार वाला है, इस जो गुंडा वगैरह जो भी है या टेररिस्ट जो भी है, आतंकवादी है, इसके मिलने वाले हैं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे घर वालों को टॉर्चर करेंगे या मेरे को मार देंगे, इसलिए मैं तो गवाही नहीं दूं। मौन रहने का अधिकार, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति है जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहरा सकता है, फहरा सकता है, अपमान नहीं कर सकता, ध्यान रखना, अपमान नहीं कर सकता। सूचना का अधिकार है भाई, सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त कर सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन कब बनाई है, 2005 में, इसकी शुरुआत जो है इस आंदोलन की ब्यावर से हुई थी, है ना, अरुणा रॉय ने की थी। फिर है प्रदर्शन एवं धरने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति है जो सरकार की किसी नीतियों से संतुष्ट नहीं है या किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकते, धरना कर सकते, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है हड़ताल एवं बंद का अधिकार नहीं है। बंद का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अरे अपन पढ़ रहे हैं 19(1)(a) पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत ये नहीं आता है कि आप ये तो कर सकते हो लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते और बंद नहीं कर सकते हो। जैसे करते हैं ना भारत बंद, अरे भारत बंद ऐसे कैसे कर दोगे तुम, भारत बंद तुम्हारा कोई निजी हो सकता है, तुम्हारा क्या हो सकता है, कुछ निजी मामला हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए पूरे भारत को बंद क्यों कर रहे हो। दूसरे लोगों को कितनी क्या हो सकती है, असुविधाएं हो सकती है, इसलिए, ठीक है ना। हड़ताल नहीं कर सकते हो, जैसे कोई रेलवे का कोई एम्प्लॉय है वो हड़ताल कर दे तो इससे कितने लोगों को असुविधा होगी अपने ऑफिस जाने में, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। लेकिन ये इसके अंदर उनका अधिकार तो नहीं है, फिर भी करते हैं। धरना प्रदर्शन तो दे सकते हैं, जैसे किसान लोग दे रहे हैं हाईवे पे अपनी मांगों के लिए, चल रहा है, सरकार ध्यान नहीं देती है, सुन नहीं रही है। उनको तो पता है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो वोट मिलेगा, हमारे वोटर्स हैं जो हमें धर्म के नाम पे वोट देंगे, जाति के आधार पे वोट देंगे, हम काम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वोट देंगे, इसलिए वो किसानों की सुनती नहीं है।
पिछली बार जब धरना हुआ था 700 से ज़्यादा जो किसान है वो उनकी जान चली गई थी। किसान आपको पता है किस वर्ग से होते हैं सबसे ज़्यादा? ओबीसी वर्ग से। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक।